हेलो बच्चा पार्टी, ये आपका लेक्चर नंबर 9.3 है। इसमें हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और फर्स्ट टाइप से डील करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन से डील किया था। क्या डेफिनेशन देखी थी हमने? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमने क्या जाना था कि ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी और एनहेंस करके हमें बता दिया कि इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन। टू द कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन इसका क्या मतलब है? अगर हम ऊपर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो नीचे हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस और उससे रिलेटेड जो स्ट्रेन है उसका रेशियो। ठीक है, हम इसे ई से डिनोट करते हैं और ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? अब बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुली क्या है? ये चीज है मॉडुलस का प्लूरल फॉर्म। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या लिख दिया। मॉडुलस है, उसका प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है ये बस। ठीक है, जैसे रेडियस को रेडियाई लिखते हैं ना, बहुत सारे रेडियस जब इकट्ठे हो जाते हैं उसको रेडियाई लिखते हैं, ऐसे ही मॉडुली लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के? पहला होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स आपने नाम सुना था, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। हुक्स लॉ को किसने मॉडिफाई किया था? यंग्स ने मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। अगला है बल्क मॉडुलस, इसको हम के से डिनोट कर देते हैं। अगला है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हम इसे शेयर मॉडुलस भी कह देते हैं। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ये होता है ईटा। क्लियर है? ये तीन टाइप्स होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। आज हम इस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट यानी कि यंग्स मॉडुलस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट्स, ये चीज तो हमने कहीं पढ़ी है। विद इन इलास्टिक लिमिट्स द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ध्यान देने वाली क्या बात है? द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। भाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का रेशियो तो हमने क्या पढ़ा था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस में ही एक स्पेसिफिक टाइप आ गई, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस किससे डील करता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। क्लियर है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये किसके केस में हम लेते हैं? वायर क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नीचे है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, और लेंथ किसके केस में चेंज होती है? अगर हम एक छोटी सी वायर लें, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक लोड टाई कर दिया, कोई भी मास m का, और ये सरफेस से टाई हो रखी है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी। नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसकी क्या चीज चेंज होगी? कौन सी डायमेंशन चेंज होगी? लेंथ चेंज होगी, है कि नहीं? तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वायर। ठीक है, बात क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो मॉडुलस इलास्टिसिटी, और वहीं पे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कर दे हम तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, ये मैंने एक सरफेस बना दिया जिससे कि ये हार्ड सरफेस है और इससे हमने इस वायर को टाई कर दिया। यहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाया, फोर्स नहीं लगाना तो यहाँ पे कोई भी मास टाई कर दो, वो भी एक तरीके से फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? mg फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ l है। जब इस हमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई कितने से? डेल्टा एल से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है? ये एफ फोर्स लग रहा है इस पे। ठीक है, एफ अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा? ये जो ये सरफेस होगा ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो एरिया यहाँ पे क्या होगा? मान लो ये सर्कुलर सरफेस है तो इसका सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कुलर है तो। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। और नीचे क्या आ गया? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल बाई एल। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अगर एरिया सर्कुलर है तो एरिया की वैल्यू में पाई आर स्क्वायर पुट कर दो। इफ वायर इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई डेल्टा एल। ठीक है, अगर हमें ये दे दिया जाए कि यंग्स मॉडुलस को फोर्स की टर्म्स में डिफाइन करो, कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो कैसे करेंगे?
अगर यंग्स मॉडुलस को फोर्स की टर्म में डिफाइन करना है तो बाकी सारी चीज़ों को 1 बना दो। इस लेंथ को 1 बना दो यानी कि वायर की लेंथ 1 मीटर, डेल्टा एल को 1 बना दो यानी कि चेंज इन लेंथ 1 मीटर, एरिया को 1 बना दो तो लेंथ 1, एरिया 1, डेल्टा एल 1, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल। अब ये तो बात आ गई न्यूमेरिकली पुट करने की। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यंग्स मॉडुलस इज ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द फोर्स, ये फोर्स के इक्वल आ जाएगा कब, जब वी एक्सटेंड दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ, वायर की लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ है, ये चीज कवर हो गई, ठीक है, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट है, ये चीज भी कवर हो गई। बचा क्या, डेल्टा एल, डेल्टा क्या है, चेंज इन लेंथ। भाई एक ऐसा फोर्स जो 1 मीटर लंबे वायर को, जिसका कि क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसको 1 मीटर अमाउंट से उसकी लेंथ को इंक्रीज करे। कहने का क्या मतलब है, यंग्स मॉडुलस फोर्स के इक्वल कब होगा, जब ये 1 मीटर वायर को 1 मीटर और बढ़ा दे, यानी कि इसको 2 मीटर का कर दे, यानी कि क्या होगा, इसकी लेंथ को डबल कर दे। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ, ठीक है, सिंपल सी टर्म्स में, जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखने वाली है। क्लियर है यहां तक। अब आगे बात करेंगे हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। यूनिट्स एंड डायमेंशंस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। फोर्स का क्या है, न्यूटन, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, इंटू एल बाई ए डेल्टा एल, एल की मीटर, डेल्टा एल की मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही सीजीएस में निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकाल सकते हो। डायमेंशंस क्या आ जाएगी, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है इतना। ये बात की हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ठीक है। अब इससे अगला टॉपिक आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये पूछा ही जाए आपको। तो ये आपके पास मैंने एक ग्राफ बना रखा है सुंदर सा, इसको पॉज करके वीडियो को या तो आप नोट करो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तो फिर गोच पोच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, पॉज करके वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व की। स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कि एक साइड में हमने स्ट्रेस लेना है, दूसरी साइड में हमने स्ट्रेन लेना है, ठीक है। कर्व की बात करते हैं, ये जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है, ये आपका ओरिजिनल कर्व है, ठीक है। अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं पाथ की, ओ से ए तक के पाथ की बात करते हैं। आप देख पा रहे हो यहां से ओ से ए तक, अपने डायग्राम में देखते हुए चलना, जो भी मैं बात कर रहा हूं। ओ से ए तक की बात करेंगे। ओ से ए तक देखो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का पाथ है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन का पाथ होने का मतलब है कि ये यहां तक हुक्स लॉ को, हुक्स लॉ क्या पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये यहां तक हुक्स लॉ को परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओ ए पाथ को क्या दिखाता है कि ये हुक्स लॉ को यहां तक सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा सा हमने स्ट्रेस और लगाया, इस पे थोड़ा सा लोड अप्लाई और किया। भाई एक रस्सी है, मान लो रस्सी को थोड़ा सा खींचा, ठीक है, यहाँ तक ये हुक्स लॉ को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमने थोड़ा सा और फोर्स लगाया इसके ऊपर, और फोर्स लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ है ये यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, यानी कि ये बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो कि उसकी इलास्टिक लिमिट को दिखाता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ तक हमने जो फोर्स लगाया, यहाँ तक तो उस रस्सी ने बिल्कुल सह लिया, यानी कि सहने का बात क्या है, अगर यहाँ तक फोर्स लगाएंगे इस बी पॉइंट तक, तो रस्सी दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर सकती है, उसमें इतनी एबिलिटी है, ठीक है, यानी कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर यहाँ तक खींचेंगे तो वो दोबारा से वैसी ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर बी से आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि इससे आगे थोड़ा सा और फोर्स लगाते हैं, मान लो सी तक हमने फोर्स लगाया, तो सी तक फोर्स लगाते के जब हम छोड़ते हैं, तो इस टाइम पे हमने क्या नोटिस किया कि जैसे ही हमने सी तक का फोर्स लगाया और छोड़ दिया रस्सी को, तो फिर से वो अगर मान लो 1 मीटर की है और हमने खींच के उसको मान लो 1.7 मीटर का कर दिया, ये बी सी पॉइंट तक 1.7 मीटर फोर्स लगाया, तो इस पॉइंट पे छोड़ने के बाद अगर वो ओरिजिनल शेप में जाती है तो वो परफेक्टली 1.1 मीटर में नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, उसमें कुछ एक
डिस्टोर्शन आ जाएगा। ठीक है, डिस्टोर्शन मतलब उसमें एक चेंज आ जाएगा, यानी कि वो या तो 1.1 मीटर की रह जाएगी, 1.2 मीटर की रह जाएगी, यानी कि चेंज आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली वैसी नहीं हो पाएगी। इस चेंज को मान लो यहाँ पे दिखाते हैं और यहाँ से हमने छोड़ दिया, यानी कि फोर्स को हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो ले आए, फोर्स को जीरो ले आए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रेन है यानी कि चेंज इन लेंथ है, ये इतना चेंज रह जाता है। इस चेंज को हम बुलाते हैं परमानेंट सेट। क्या बुलाते हैं? परमानेंट सेट, यानी कि इसके अंदर एक ये परमानेंट डिस्टोर्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे छोड़ते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे छोड़ते हैं तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाती है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद इसमें एक परमानेंट सेट आ जाता है, परमानेंट चेंज आ जाता है। तो इसे हम क्या बुलाएंगे? परमानेंट सेट। इसके अंदर एक कंप्लीटली डिस्टोर्शन आ गया, यानी कि इसको हम अब ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, ये बोला जाता है ना, किसी भी चीज को एक लिमिट तक खींचो, है ना। अगर एक लिमिट के बाद आप खींचते हो तो वो थोड़ी सी लूज हो जाती है चीज, यानी कि उसमें एक डिस्टोर्शन आ जाता है। तो ये बात थी पॉइंट सी की। ठीक है, इस पॉइंट को, बी पॉइंट को क्या बुलाते हैं? इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। सी पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हमने बी को अगर ये करेंगे यहां से तो ये एस वाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रेस है जो कि यील्ड पॉइंट का स्ट्रेस है। पॉइंट सी का पता लग गया, पॉइंट बी का पता लग गया। ठीक है, ए पॉइंट का क्या जाना था, यहां तक हमने बिल्कुल सेटिस्फैक्शन देखा हुक्स लॉ का। तीनों पॉइंट पता लग गए, ए बी और सी। अब थोड़ा सा आगे और स्ट्रेस बढ़ाते हैं। जब इस रस्सी को और खींचेंगे हम तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे ये चीज ऐसे फॉलो होती है, यानी कि हमने ये एक डी पॉइंट तक रस्सी को खींचा। डी पॉइंट पे जाके एक ऐसा पॉइंट आएगा जो दिखाएगा इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि रस्सी और खींचने पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि खींच तो जाएगी पर अपनी शेप रिगेन नहीं कर सकती। और खींचा हमने, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन आ गई कि यहां तक उस रस्सी की शेप में कोई फर्क नहीं आया था। ए पॉइंट तक इलास्टिसिटी फॉलो करेगी, बी बिल्कुल एग्जैक्ट बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट होगी, यानी कि अपनी इलास्टिसिटी पे फिर भी आ जाएगी। ठीक है, सी पॉइंट तक क्या होगा, थोड़ा सा इसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा। डी पॉइंट दिखाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि डी पॉइंट क्या दिखा रहा है, इसमें वेरिएशन। देखो, अगर यहां से हम स्ट्रेस को छोड़ दें, यानी कि रस्सी को छोड़ दें, तो इसमें डिस्टोर्शन कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे ले आओ। ठीक है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, यानी कि इस पॉइंट तक हम देखते हैं कि रस्सी में 30% का डिस्टोर्शन आ जाता है। ठीक है, यहां तक देखते हैं कि लेस देन 1% डिस्टोर्शन आता है। 30% का डिस्टोर्शन आ गया, यानी कि चेंज 30% से आ गया, लेकिन स्टिल रस्सी ने उस बोझ को सह लिया। ठीक है, अब इससे आगे जब और बढ़ते हैं हम, यानी कि इस डी पॉइंट से आगे भी हम लगाते हैं फोर्स। ये फोर्स देखो कहां पे लग रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ है। अब आप देखोगे कि या सर ये फोर्स और ज्यादा लगा रहे हैं, कम लगा रहे हैं। ये फोर्स और ज्यादा तो हम लगा ही नहीं सकते, इसके बाद तो रस्सी टूट ही जाएगी। अगर हम इसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा और कम फोर्स भी लगाते हैं ना, तो हम देखते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि रस्सी में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि रस्सी टूट जाती है, फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। ठीक है, ये जो पाथ है डी ई पाथ, ये पाथ क्या दिखा रहा है, इस पॉइंट पे हम कहीं पे भी छोड़ते हैं रस्सी को, तो रस्सी अगर ऐसी थी तो खींचने के बाद ऐसी हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा उसमें शेप में फर्क आ जाएगा, तो कहीं पे धागे वागे खींचने लग जाएंगे, मतलब ऐसे डिस्टोर्शन आ जाएगा। क्लियर है, ये सारा समझ में आया। ये चीज किसको दिखाता है, प्लास्टिक बिहेवियर। यहाँ पे प्लास्टिक बिहेवियर मतलब अपनी जो एबिलिटी है रीगेन करने की वो भूल जाती है रस्सी। ठीक है, यहां तक क्या दिखा रहा है, इलास्टिक बिहेवियर। ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आया, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये पॉइंट समझने के थे इसमें, बाकी मैं आपको इसकी एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसके पॉइंट्स देखना और समझना आराम से, बिल्कुल इजी है, आराम से समझ में आएगा। ये था आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। ठीक है, अब इसी के बेस पे ही हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बेस पे हम कैसे मटेरियल्स को जान सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पहचान सकते हैं। दो तरीके के मटेरियल्स हम स्टडी करते हैं। पहले है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, जिनका की दोज है लार्ज प्लास्टिक रेंज, जिनका की एक लार्ज प्लास्टिक रेंज होता है, यानी कि इलास्टिक लिमिट से जाने के बाद भी अगर और फोर्स लगाएं तो वो जल्दी से टूटते नहीं हैं। ठीक है भाई,
एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये एक लिमिट तक इलास्टिक लिमिट फॉलो करते हैं, लेकिन इनके ऊपर और फोर्स लगाए ना तो ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करते हैं, जल्दी से टूटते नहीं हैं। ग्राफ से कैसे पढ़ेंगे, ये इलास्टिक लिमिट आ गई, ये ब्रेक पॉइंट आ गया, ये क्या होता है, प्लास्टिक एरिया होता है ना ये, तो ये एरिया इनका बहुत लार्ज होता है। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स। दूसरे टाइप आता है ब्रिटल मटेरियल्स। ये कौन सा होता है, जिनकी की स्मॉल रेंज होती है प्लास्टिक एक्सटेंशन की। क्या मतलब होता है कि एक लिमिट तक इलास्टिक पॉइंट फॉलो करते हैं, एक लिमिट तक इलास्टिक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही और फोर्स लगाते हैं ना तो वो जल्दी टूट जाते हैं। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लास। ग्लास देखोगे, ग्लास एक लिमिट तक इलास्टिसिटी फॉलो करता है, यानी कि ग्लास को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करो ना वो मुड़ जाता है, पर और थोड़ा सा मोड़ो ना तो एकदम से टूट जाता है। एकदम से टूटने का मतलब क्या है, उसकी जो प्लास्टिक रेंज है वो बहुत कम है, वेरी लो। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को क्या बुलाएंगे, ब्रिटल मटेरियल्स। आई दोनों टाइप समझ में, एक डक्टाइल और एक ब्रिटल मटेरियल्स। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।